डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री का थीम 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के नोट्स पॉइंट ट्यूटोरियल्स में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को भी हमने स्टडी किया है और इसमें इस ट्यूटोरियल में हम ये टॉपिक पिकअप करेंगे किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। उम्मीद है कि जो चैप्टर टेक्स्ट वाला जो ट्यूटोरियल हमारा रहता है, जहाँ पे हम चैप्टर का टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे चैप्टर को समझने के लिए, तो उसको आप जरूर देख रहे होंगे। जैसे किनशिप, मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस वाला जो आपने ट्यूटोरियल होगा, चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखा होगा, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रकार से जो नोट्स पॉइंट ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ पर हम नोट्स पॉइंट्स लेते हैं और एक प्रकार से ये रिवीजन के लिए होता है, शॉर्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। तो आपको तभी ठीक से समझ में आएगा जब आप हमारे चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को देख चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इसमें जनरली हमें फैमिली एंड रिलेटिव्स और मैरिज से रिलेटेड रूल्स को हमको पढ़ना है और उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, आपको टॉपिक से पता चल गया होगा। सबसे पहला पॉइंट है फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज। तो फैमिली क्या होती है? ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली शेयर फूड, यानी अगर आप सेम फैमिली को बिलोंग करने वाले लोग हैं तो वो शेयर करते हैं फूड को, घर में जो भी बनता है उसको शेयर करते हैं, घर के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें शेयर करते हैं, साथ रहते हैं, वर्क करते हैं, और जो डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो रिलीजियस रिचुअल्स हों या शादी त्यौहार का मौका हो, चाहे रीति रिवाज हो, उन सबको इकट्ठा निभाते हैं, करते हैं। अब चूंकि हर जगह फैमिली सेम नहीं होगी, इसलिए हमारा दूसरा टॉपिक बनता है डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर्स, यानी फैमिलीज वैरी करती हैं। कैसे वैरी करती हैं? जो फैमिलीज जो हैं डिफरेंट साइज़ की मिलती हैं, उनके अंदर के जो इंटरनल रिलेशनशिप्स हैं, है ना, हर फैमिली में एक जैसे नहीं होते हैं। ये सब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपका चैप्टर एक्सप्रेशन सीरीज आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपको इंटरनल रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। एंड शेयर्ड एक्टिविटीज़ भी सेम नहीं होती हैं हर फैमिली में, अलग अलग लोग अलग अलग पेशे में लगे होते हैं, है ना। एक ही पेशे में हर फैमिली के लोग नहीं लगे होते हैं। दे ऑफन फॉर्म पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क। फैमिली जो होती है एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होती है, जिसे हम रिलेटिव्स कहते हैं, और तकनीकी भाषा में हम उन्हें कहते हैं किनफॉक, है ना। और जो फैमिलियल टाइज होती है, मतलब पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, है ना, उन्हें हम वेरियस वेज में डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फैमिलियल टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल, ये आपकी बुक में लिखा गया है। और जनरली जो फैमिलीज रिलेशनशिप्स होती हैं वो ब्लड पे बेस्ड होती हैं ना। इतना तो हम बहुत ही बेसिक जानकारी हमारी रहती है कि परिवार है तो उनमें जो रहने वाले लोग होंगे उनमें ब्लड रिलेशनशिप होगा, भाई बहन होंगे तो माता पिता से जुड़ा उनका ब्लड का रिलेशन होता है। लेकिन वी कैन डिफाइन देम इन वेरियस वेज। उदाहरण के लिए जो कजिन्स हैं, है ना, अब जैसे जो ये मानते हैं कि भाई भाई बहन चाहे जितने भी दूर के रिश्ते में हो, उनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन अब ये देखिए, रिलेशनशिप को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे ऐसे भी लोग हैं, है ना, जो ये फॉलो करते हैं कि भाई ब्लड का मतलब सगे भाई बहन नहीं है, तो अगर वो कजिन भी हैं तो उनके बीच में मैरिज हो सकती है, उनके बीच में ब्लड रिलेशन नहीं मानते। इसमें मैंने आपको इस्लाम का उदाहरण दिया था कि अगर एक माँ से जन्मे बच्चे हैं ना, तो उनमें ब्लड रिलेशन माना जाएगा। और अगर बाकी लोग जो हैं, भले वो आपके मामा के लड़के हों, चाचा के लड़के हों, आपके भाई बहन लगते हों, लेकिन उनमें आप ब्लड रिलेशन नहीं मानते और उनके बीच में शादियाँ हो जाती हैं। पर हिंदुज़म में ऐसा नहीं है। ब्रदर इज़ ब्रदर, सिस्टर इज़ सिस्टर, उनके बीच में ब्लड रिलेशन माना जाता है। तो यही है फैमिली टाइज डिफाइंड इन वेरियस वेज। इसके अलावा जो तीसरा है हमारा, जो है एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब लोगों की सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, और वो किन रिवाजों का पालन करते हैं, किन नीतियों का पालन करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि स्टोरियंस स्ट्रगल टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अगर हम साधारण लोगों की बात करें समाज में, तो उनकी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। उनके फैमिली रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, मतलब ओल्ड हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी पता करने की कोशिश करते हैं हिस्टोरियंस, तो प्रॉब्लम होती है। वहीं पे आपको याद रखना है कि जो एलिट वर्ग होता था, जो संभ्रांत वर्ग होता था, जो डिस्टिंग्विश्ड फैमिलीज होती थी, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इट इज़ रिटन इन योर बुक, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस है वो ये भी एनालाइज करते हैं एटीट्यूड्स एंड टुवर्ड्स फैमिली, परिवार को लेकर लोगों के मन में क्या विचारधाराएं हैं, है ना, रिलेशनशिप्स को लेकर, किनशिप को लेकर क्या विचारधाराएं रहती होंगी उस वक्त समाज में, क्योंकि दीज प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू सोसाइटल थिंकिंग एंड एक्शंस। क्योंकि इससे लोगों की सामाजिक विचारधारा का पता चलता है और उसी सामाजिक विचारधारा से उनके एक्शंस भी प्रभावित होते होंगे। बिकॉज आइडियाज वुड हैव शेप्ड देयर एक्शंस एंड एक्शंस में हैव इन्फ्लुएंस्ड देयर एटीट्यूड्स। तो ये तो हो गया भाई परिवार से रिलेटेड, जहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी, वेरिएशन देखा, और जो फैमिलियल टाइज होती हैं, है ना, उनमें भी हमने देखा किस प्रकार से रिलेशनशिप वेरी करता है। और एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस में एलिट वर्ग के बीच में
के बारे में इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती। अब आता है आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी के साथ जो है मैट्रिलिनी भी जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे हमें जो पॉइंट है वो उसे हमें एक्सप्लेन करना है। पैट्रिलिनी का मतलब होता है कि फादर है, और मतलब ये एक ऐसी परंपरा है, वंश परंपरा है, जहाँ पे फादर, फिर उसका सन, है ना, फिर उसका सन, अब ये फादर का जो है ये वाला सन जो है वो ग्रैंडसन हो जाएगा। तो पिता से और मेल जो पीढ़ी आगे निकल जाती है तो वो है पैट्रिलिनी, फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सोन। मैट्रिलिनी में इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर महाभारत का सहारा लिया गया है ना। महाभारत का जो नैरेटिव है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, बातें बताई गई हैं, तो एपिक पोर्ट्रेज अ फ्यूड बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज। अब देखिए कौरवाज और पांडवाज जो है वो सेम रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे। लेकिन उनके बीच में फ्यूड होता है, झगड़ा हो जाता है ज़मीन को लेके, और उससे जो पांडवाज जो होते हैं वो विक्टोरियस बन के निकल के आते हैं, और विक्टोरियस बनने के बाद फिर री इन्फोर्सिंग द वैल्यू ऑफ पैट्रिलियन सक्सेशन विद इन द रूलिंग फैमिली ऑफ कुरूज। ये कुरु का वंश था, मतलब जो कौरवाज और पांडवाज कुरु वंश के थे। तो अब जीतने के बाद मतलब कौरवाज जो जीतेगा, पांडवा जीते तो पांडवा के जो पुत्र थे वही गद्दी पर बैठेंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो सक्सेशन है वो पैट्रिलिनी को फॉलो करता है। महाभारत के पहले भी पैट्रिलिनी फॉलो की जाती थी, पर महाभारत जैसा बड़ा युद्ध उसके बाद जीतने के बाद जब पांडवा गद्दी पर बैठते हैं तो इट री इन्फोर्सेज द वैल्यू ऑफ पैट्रिलिनियन सक्सेशन। मतलब पैट्रिलिनी से रिलेटेड सक्सेशन वंश में इसको और स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि ये रूलिंग फैमिली ऑफ कुरूज में फॉलो किया गया महाभारत युद्ध के बाद। क्योंकि पैट्रिलिनी में जो है बेटा ही अपने पिता के रिसोर्सेज पे, अगर राजा है तो राजा की गद्दी पे दावा उसका होता है। अब बात आती है कि पैट्रिलिनी में एक पॉइंट हमें ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि बेटा ना हो तो क्या होगा। तो क्लेम्ड सक्सेशन सिस्टम, तो उस वक्त जो है राजा की मृत्यु के बाद या पिता की मृत्यु के बाद ना उसके रिसोर्सेज पे राजा है तो राजा की गद्दी पर दावा पेश किया जाता था, क्लेम किया जाता था। तो मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम्ड पैट्रिलिनियन सक्सेशन। तो भाई तो मानना ही पड़ेगा कि भाई रूलिंग डायनेस्टीज में पैट्रिलिनियन सक्सेशन ही देखने को मिलता था, मतलब आज भी है। और आप भी यही जानते होंगे भाई कि राजा का बेटा गद्दी पे बैठता है, राजा की बेटी गद्दी पर नहीं बैठती है। आल्दो वेरिएशंस एग्जिस्टेड इन प्रैक्टिस, तो पैट्रिलिनियल सक्सेशन में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है कि अगर राजा उसका बेटा नहीं है तो भाई भी कभी कभी गद्दी पे बैठ जाता था, कभी कभी रिलेटिव्स गद्दी पर दावा पेश करते थे, बैठ जाते थे। और इन रेयर केसेस कभी कभी ऐसे भी केसेस मिलते थे जहाँ पे महिलाएं राजगद्दी संभाल लेती थी। इसमें आपको प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल नहीं भूलना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, और इनका जो 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 पति था वो वाकाटक वंश था। और बाकी मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो प्रभावती गुप्ता को एक रेयर एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जो पैट्रिलिनियन सक्सेशन को एक प्रकार से एक्सेप्शन के रूप में आप इसे ले सकते हैं। अब आती है बात रूल्स ऑफ मैरिज। निश्चित है कि यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो डॉटर्स होती थी, बेटियाँ होती थी घर की, जो विमेन, उनसे क्या यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। तो रोल ऑफ डॉटर्स, घर में अगर बेटियां हैं तो उनकी क्या भूमिका होती थी। देखिए, वाइल सन्स वर क्रूशियल फॉर पैट्रिलिनियल कंटिन्यूटी, तो बेटों को तो ये माना जाता था कि भाई ये पिता के वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो पैट्रिलिनियन कंटिन्यूटी के लिए इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह थी। लेकिन डॉटर्स थी हैड नो क्लेम्स टू हाउस होल्ड रिसोर्सेज, यानी कि लड़कियों का, बेटियों का हाउस होल्ड रिसोर्सेज पे कोई भी दावा नहीं बनता था। कहने का मतलब ये है कि जब उनकी मैरिज हो जाएगी, मैरिज के बाद वो कोई दावा नहीं कर सकती थी पिता की संपत्ति पर। मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन ग्रुप आर डिजायरेबल, और अगर उनकी शादी करनी है, विवाह करना है, तो उन्हें आउटसाइड द किन ग्रुप करना है। किन को आप एक प्रकार से गोत्र भी कह सकते हो, गोत्र के बाहर शादी करना, उसको हम आगे लेंगे अभी बाद में चल के। तो शादी हमेशा आउटसाइड द किन ग्रुप करना है। यानी अगर मिश्रा जी हैं तो अब भाई मुझे नहीं मालूम वहाँ पे क्या रिलेशनशिप बनता है, तो मिश्रा मिश्रा फैमिली में शादी नहीं करेंगे, पांडे पांडे फैमिली में शादी नहीं करेंगे, बल्कि मिश्रा पांडे में चले जाएँ, पांडे मिश्रा में आ जाए। भाई मैं एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ तो वो चल जाएगा। तो सेम किन ग्रुप में नहीं करना है ना। आउटसाइड द किन ग्रुप जो है डिजायरेबल था, मतलब ये वांछनीय था, इट वॉज वांटेड, लीडिंग टू केयरफुल रेगुलेशन ऑफ द लाइफ्स। और बेटियों का जो जीवन था इट वाज केयरफुली रेगुलेटेड, यानी उन्हें तैयार किया जाता था एक वैवाहिक जीवन कैसे उनको आगे चल के बिताना है, यानी घरेलू काम सिखाना, तमाम चीज़ें। तो उनका मतलब आज भी है, बेटियां हैं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो माँ तुरंत सेंसिटिव हो जाती है उनको लेके, और फिर उन्हें अक्सर कहती भी है कि कुछ सीख ले रोटी वोटी बनाना, है ना, नहीं क्या करेगी बाद में।
तो रेगुलेशन होता था लाइफ में तब भी टू इंश्योर, और ये रेगुलेशन टू इंश्योर ये पक्का करने के लिए होता था दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम, कि सही समय पर उनकी मैरिज हो जाए और सही व्यक्ति से मैरिज हो, उनको वर सही मिले। तो लड़कियों को लेकर ये चिंताएं तब भी थी, ये चिंताएं आज भी हैं। अब आता है एक्सोगेमी सिस्टम। एक्सोगेमी का अपोजिट है इंडोगेमी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सब चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज को आप एक बार देख लीजिए, फिर आप आइए यहाँ पे। मैरिंग आउटसाइड द किन ग्रुप, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर आप किन ग्रुप से बाहर शादी करते हैं तो उसे एक्सोगेमी कहा जाता है। एक्स माने आउटसाइड द किन ग्रुप, यानी गोत्र से बाहर शादी। वाज प्रैक्टिस टू मेंटेन हाई स्टेटस, तो भैया जो हाई स्टेटस के लोग थे, हाई हाई फाई फैमिलीज थी, वो तो इसका पूरी तरह से पालन करती थी। विद द फादर्स गिफ्ट ऑफ डॉटर, और पिता जो है अपनी बेटी का दान करता था, जिसे कन्यादान कहा जाता है ना, वो आज भी चला आ रहा है। और ये एक पिता का एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था कि अगर उसकी बेटी है तो बेटी का कन्यादान वो करे, और कन्यादान एक्सोगेमी के माध्यम से करे, अपने किन ग्रुप से बाहर उसका शादी करे, अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों से बाहर, सेम गोत्र में नहीं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेमनिकल कोड्स एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट, यानी जो नगरों का विकास हो रहा था, नए नए नगर भी डेवलप हो रहे थे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज इमर्ज्ड विद द राइज ऑफ न्यू टाउन्स, नए नए नगरों के उदय के साथ जो सोशल लाइफ थी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ रही थी, मतलब जीवन जो है वो सरल से थोड़ा सा जटिल होता चला जा रहा था। लीडिंग ब्राह्मणास टू कोडिफाई सोशल बिहेवियर, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए चीज़ें मतलब जो जटिल होती चली जा रही थी, सिंपल नहीं थी, तो ब्राह्मण लोगों ने जो सोशल बिहेवियर को कोडिफाई करना शुरू किया, मतलब उन्होंने सूत्र बनाने शुरू किए जिन्हें धर्म सूत्र हम कहते हैं। शास्त्रों में उन्होंने किसी व्यक्ति का समाज में किस प्रकार से आचार व्यवहार होना चाहिए, उसका बिहेवियर होना चाहिए, उसको उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया, है ना, इन टेक्स्ट लाइक धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। और जब धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया, रिलीजियस टेक्स्ट में लिख दिया गया, तो लोगों का धार्मिक कर्तव्य बनता है कि उनका वो पूरा करें। वैसे जब आपका मतलब छोटे रहे होंगे तो देखिए फैमिली के ही अपने कोर्ट सिस्टम होंगे, है ना, वो आपको अच्छी बातें सिखाते होंगे, है ना, माता पिता के पैर छुओ, या अगर आप किसी दूसरे मजहब को मानते हो जहाँ पर सिस्टम नहीं है तो आप उन्हें मतलब विश करो, आज्ञा का पालन करो, हाथ धोकर भोजन करो, समय पे सो, अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लेके आओ, अगर बाहर से एल्डर्स आते हैं तो उन्हें उनका आदर करो। व्हाट आर दीज आर द कोर्ट्स। अब रिलीजियस टेक्स्ट में हो गया भाई सत्य बोलो। अगर हिंदुइज्म की बात करें तो भाई जो भी ब्राह्मण है उनका सम्मान करो, अपने सूच का सम्मान करो, व्रत रखो, पूजा पाठ करवाओ, बच्चे के जन्म समय पता चला जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, पता नहीं पाणी ग्रहण संस्कार, वो सॉरी अन्नप्राशन संस्कार, यानी कितने कितने संस्कार हैं, विवाह का संस्कार ना, मतलब सो मैनी, और आज भी चला आ रहा है। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आपको ज़्यादा ज़्यादा जानकारी मिलेगी इसकी, कि न्यू टाउन्स की वजह से भाई देखिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ। एक अर्बन लाइफ में लोग गांव से भी हैं, शहरों से भी हैं, लोगों का मिलना जुलना, तो एक मिलियू बनता है। ऐसे एटमॉस्फेयर में लोगों के आइडियाज़ का आदान प्रदान होना, और उस आदान प्रदान में डिबेट एंड डिस्कशन में क्वेश्चंस रेज होना सिस्टम पर, है ना। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भैया ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब यही है कि मुझे धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रास भी इनकी व्याख्या कर दें, क्योंकि बिलीव्स पर और जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनके क्वेश्चन जो है चैलेंज के रूप में थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी में मनुस्मृति को आपको याद रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मनुस्मृति, जो सिरका 200 BC से कॉमन इरा 200 सी तक चला। ये इसका रचना काल है लगभग 400 साल का। और जो भी कोडिफिकेशन हो रहा था धर्म सूत्राज में, धर्म शास्त्राज में, है ना, ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती थी कि वो इनका पालन अक्षरशः करेंगे, और जनरल लोगों से भी मतलब ये अपेक्षा की जाती थी कि वो इनका पालन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लगभग कोई डेट दीजिए तो आप सिरका 500 BC कर सकते हो कि लगभग इतने से ये धर्म शास्त्रों, धर्म सूत्राज में कोडिफिकेशन शुरू हुआ। मनुस्मृति तो वैसे भी काफ़ी जानी मानी है ना, जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाली, कहा गया है कि मतलब इसका सब ज़्यादा विरोध होता है। और जो ब्राह्मण लोग हैं उनका तो ये कहना था कि भाई हमारे जो ग्रंथ हैं इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, कहीं पे भी इन्हें लागू किया जा सकता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि रियल सिचुएशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड रही होगी, और हो सकता है ऐसा भी हो जो कुछ लोग ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस से परे अपना जीवन बिताते हों, बिकॉज ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट वर नॉट ऑल परवेसिव। ये सब सारी चीज़ें आपके
बुक में लिखी हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ आपको। नॉट ऑल परवेसिव। अब आता है रिकॉग्निशन ऑफ मैरिज फॉर्म। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है, जिसमें जो पहले 4 हैं उन्हें तो गुड माना गया, उत्तम विवाह पद्धतियाँ मानी गई हैं। बाकी जो रिमेनिंग है उन्हें कंडेम्ड, उन्हें निंदा की गई है, मतलब उन वो ठीक नहीं है। और शायद जो आखिरी 4 हैं उनको प्रैक्टिस किया जाता था, प्रैक्टिस्ड बाय दोज रिजेक्टिंग ब्राह्मणिकल नॉर्म, जो ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मानना चाहते थे या विद्रोही स्वभाव के रहे होंगे, या जहाँ पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस ना के बराबर रहा होगा, वो लोग शायद अंतिम 4 विवाह पद्धतियों का पालन करते थे। उन्हें निम्न कोटि का माना गया है, प्रथम 4 को उच्च कोटि का माना गया है। अब आती है बात गोत्र ऑफ विमेन। गोत्र सिस्टम जो है ये एक ब्राह्मणीय परंपरा है और लगभग ये 1000 बीसी, मतलब देखिए कितना पुराना, अगर हम आज से जोड़ें तो 3000 साल से ज़्यादा से पुरानी व्यवस्था है। और इसमें लोगों का क्लासिफिकेशन होता है। और खासकर ब्राह्मणों का गोत्र तो, मतलब पहले तो ब्राह्मणों के गोत्र पे ही ध्यान दिया गया। तो जितने भी लोग हैं, मतलब जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनको गोत्र में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई गोत्र ना हो। और ये प्रथा लगभग 100,000 BC से चली आ रही थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल स्पेशली ब्राह्मणाज इनटू गोत्राज वाज प्रिवलेंट, ये प्रचलित था, विद स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग विमेंस गोत्र, और महिलाओं के गोत्र से संबंधित कड़े नियम थे। बाकी आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए किस प्रकार से जो सीयर्स थे, मतलब जो ऋषि थे, उनके नामों पर ये गोत्र पड़े हैं, वहाँ आप इसका एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। यहाँ बस इतना जानिए कि इट वाज अ ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एंड इट द पीपल वर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट गोत्राज एंड गोत्राज वर बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ द सीयर्स। अब इसके 2 रूल आपको याद रखने हैं और वो भी महिलाओं से संबंधित है। विमेन वर पहला जो रूल है वो ये है कि विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, यानी बेटी है तो बेटी, जैसे मान लीजिए बेटी का जन्म अगर किसी परिवार में हुआ है और उस परिवार में वो ब्राह्मणों का परिवार है और वो परिवार पांडे जी का है, तो पता चला कि जो है बेटी का नाम है दिव्या पांडे, है ना। तो अभी तो वो अपने पिता का गोत्र लेके चल रही है। लेकिन मैरिज के बाद ना उसे ये गोत्र छोड़ना पड़ेगा, अपने पिता का गोत्र छोड़ना पड़ेगा, एंड अडॉप्ट दैट ऑफ द हस्बैंड, और अपने हस्बैंड का गोत्र लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उसकी शादी होती है मिश्रा परिवार में, तो अब वो दिव्या मिश्रा हो जाएगी। इसीलिए अब समझदार गार्जियन जो है ना, आजकल आइडेंटिटी का ज़माना, आधार वगैरह बनता है, तो अपनी बेटी का जो है नाम है वो उस पर सरनेम लगाते नहीं हैं, खाली दिव्या लिख दिया, बस उतना पर्याप्त है। अब वो चाहे पांडे हो चाहे मिश्रा हो, दोनों जगह काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर पांडे और मिश्रा वाली बात हो रही है, मतलब हो सकता है कि गोत्र को ना समझ रहे हो। अभी आप ही से पूछ लीजिए आपका गोत्र क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, सरनेम आपको अपना पता होगा। ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। हो सकता है ऐसे भी जवाब मिले पेरेंट्स का, भाई हमें नहीं पता। हालांकि जो भी पूजा पद्धतियाँ होती हैं उसमें गोत्र पूछा जाता है। ज़्यादातर गोत्र सप्त ऋषियों के नाम पे हैं। तो ये था, एक तो रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये था कि मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, है ना, मतलब एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। यानी अगर आपका गोत्र कश्यप है, भाई मैं नहीं जानता कश्यप कैसे लिखा जाता है, अगर आपका गोत्र कश्यप है, कश्यप ऋषि के नाम पे, कश्यप मुनि के नाम पे है, तो आप उस परिवार में शादी नहीं कर सकते जिसका गोत्र कश्यप हो। वैसे भी सेम गोत्र लोग जो है एक ही पूर्वज की संतान माने जाते हैं, तो भैया उनके बीच में ब्लड रिलेशन तो बनी जाएगा ना। दूसरी चीज़ है एंडोगेमी प्रैक्टिसेस। अब वैसे तो ब्राह्मणिकल रूल्स के हिसाब से एक्सोगेमी को फॉलो करना चाहिए। तो एग्जामिनेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर रूलिंग लिनेजेस, तो यहाँ पे आपको सातवाहना का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती है, मतलब ऐसे इंस्क्रिप्शन जिसमें राजा का पूरा नाम दिया गया हो, जिसमें उसको गोत्र का भी वर्णन हो, तो हमें पता चलता है कि जो ये सिस्टम था ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था, परंपरा थी, क्या इसका पूरी तरह से पालन होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ पे सातवाहना का एग्जाम्पल ये बताता है कि इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि सातवाहन राजा जो थे वो इस मतलब सिस्टम को फॉलो शायद वहाँ नहीं होता था, मतलब मैंने सातवाहना राजाज में ना फॉलो होता होगा कि यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलता है ब्राह्मणिकल नॉर्म्स से, नॉर्म्स और रूल से, वाइल प्रैक्टिसेस ऑफ एंडोगमी ऑब्जर्व। और सातवाहना एग्जाम्पल आपको एंडोगमी का भी एग्जाम्पल बनेगा, जहाँ पे क्लोज निट कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं। इससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट है आपका रिटेनिंग फादर्स गोत्र। मैनी ऑफ वीमेन हु मैरिड सातवाहना रूलर्स रिटेन देयर फादर्स गोत्र ना, ये पॉइंट आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो डिवीजन वाली हम बात कर रहे हैं। कि इसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी, जैसे हमने कहा गौतमी पुत्र शतकर्णी, पुत्र शतकर्णी, ठीक है। तो अब गौतमी पुत्र शतकर्णी एक राजा है और उसकी जो माँ है, मदर है ना, वो अपने पिता के गोत्र को फॉलो कर रही है, क्योंकि वो
जिस घर से आई है उस घर में गौतम ऋषि के गोत्र से वो उसकी पहचान थी। तो वास्तव में शादी करने के बाद उसे अपना गोत्र बदलना चाहिए और सातवाहन राजाओं के पिता का गोत्र अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस रूल को मतलब फॉलो नहीं किया जा रहा है ना? शादी के बाद भी माँ अपने पिता के गोत्र को अपने साथ रख रही है। आपके बुक में सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स और पॉलीजिनस। देखिए पॉलीजिनस का मतलब होता है कि आपकी एक से ज़्यादा वाइफ, मतलब सातवाहन वंश के राजा थे, उनकी एक से ज़्यादा वाइफ भी हुआ करती थी। वो बहुविवाह विवाह प्रथा को भी फॉलो कर लेते थे। तो ये भी आपको याद रखना है सातवाहन वंश के बारे में। जबकि जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है उसमें एक शादी पे ही जोर दिया गया है। और ये जो इंडोगेमी वाला है इसके लिए मतलब आपको ये समझना ज़रूरी है कि सातवाहन वंश में ऐसे भी इंस्क्रिप्शन से ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जो विमेन थी वो सेम गोत्र को, मतलब सेम गोत्र को बिलोंग करती थी। तो अब आप ही बताइए कि सातवाहन वंश में अगर एक ही गोत्र की महिलाएं वहाँ पर पत्नी के रूप में मिल रही हैं, लोगों की औरतों के रूप में मिल रही हैं, तो ये तो एंडीगेमी का उदाहरण हो गया ना, एंडोगेमी का उदाहरण हो गया। बिकॉज इट वॉज काउंटर टू द आइडिया ऑफ एक्सोगेमी रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। एंटीगोमी में हम अपने ही किन ग्रुप में, अपने ही किन folk के बीच में शादी कर लेते हैं। मोस्टली ये इस्लाम का फीचर है, लेकिन आपके बुक में और भी एग्जांपल दिए गए हैं कि जैसे साउथ इंडिया की सेवरल कम्युनिटीज़ में मतलब ये इसका प्रचलन आज भी है, जहाँ पे कजिन्स में शादियाँ हो जाती हैं। और जो लोग इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते उन्हें एक प्रकार से बहुत ही हेटफुल लगेगा कि पता चला कि जो है आप हैं, है ना, यू आर ए बॉय और आपका दिल लग गया आपकी मामा की लड़की से, हो गई मैरिज। एक हिंदू जो है ना वो घृणा करेगा ऐसे रिलेशन से, ही विल नॉट लाइक, बिकॉज उसके लिए तो वो बहन के समान है। यहाँ पे भी बहन है लेकिन सगी नहीं है तो शादी हो जाएगी, यहाँ पे सगी नहीं है तो भी क्या हो गया, बहन बहन होती है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, मतलब रिलेशनशिप जो है भाई बहन का जो है वो यूनिवर्सल है। यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं है। सगे भाई बहन है तो वहाँ कुछ और है, और सगे भाई बहन नहीं तो कुछ और है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। इसके अलावा मेट्रोनॉमिक्स एंड सक्सेशन, इसको भी आप, मेट्रोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपकी पहचान आपकी माँ से हो। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो राजा जो सतकर्णी राजा था उसकी पहचान उसकी माँ से थी, गौतमी से, यानी उसकी माँ के गोत्र से उसकी पहचान थी। तो वही मेट्रोनॉमिक्स। और सक्सेशन का मतलब गद्दी पे कौन बैठेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेट्रोनॉमिक्स का मतलब पालन होता था सातवाहना वंश में, जो कि ब्राह्मण वंश ही था। ब्राह्मण राजा हुआ करते थे सातवाहन। तो गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र वगैरह देखने के बाद ऐसा लगता है शायद अपनी माँओं को बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे। तो हो सकता है गद्दी पे भी बेटियां बैठती हों, सक्सेशन मतलब, तो ऐसा नहीं था। डिस्पाइट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सातवाहना रूलर्स थ्रू मेट्रोनॉमिक्स, यानी सातवाहन वंश के जो राजा थे वो मेट्रोनॉमिक्स को फॉलो करते थे, माँओं से अपनी पहचान को लेकर चलते थे। लेकिन सक्सेशन टू थ्रोन जो था वो पैट्रीलिनियल ही था, कॉशनिंग अगेंस्ट ओवर एस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स इन द सक्सेशन प्रोसेस। यानी आपको सावधान रहना है, सातवाहन वंश की चाल में नहीं फंसना है कि वो मेट्रोनॉमिक्स को लेकर चलते थे, माँओं को इतना सम्मान देते थे। तो हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि सक्सेशन के रूप में गद्दी पर कौन बैठेगा, वो पिता का पुत्र ही बैठता था। ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी वाला जो है ये अगला ट्यूटोरियल आपको मिलेगा। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।